एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर शिखा मुखीजा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट इंदिरा आईवीएफ गोरखपुर। आजकल कोरोना महामारी इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रही है। पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार कुछ कम तो हुई है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। पहले अराउंड 90,000 केसेस डेली हो रहे थे, अभी भी लगभग 50,000 केसेस डेली बढ़ रहे हैं। तो सावधानी बरतना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोग सारे जरूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपना फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानियां ही हमें और हमारे परिवार को इस घातक बीमारी से बचा सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, ये तो हुई कोरोना की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। आईवीएफ की सफलता में कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब किसी भी पेशेंट का आईवीएफ फेल हो जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतना हमने पैसा खर्च किया, इतना मेहनत की, उसके बाद भी आईवीएफ फेल हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो आज मैं कोशिश करूंगी बताने का कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आईवीएफ फेल हो सकता है। इसमें दो तरह के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहले होते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब है कि कौन सी संस्था या कौन से आईवीएफ सेंटर से आप अपना आईवीएफ करा रहे हैं। अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चुनाव है। किसी भी आईवीएफ सेंटर को चुनने से पहले मेरा ये सजेशन रहता है पेशेंट्स को कि बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही स्टडी करके आपको अपने आईवीएफ सेंटर का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ एक सस्ती टेक्निक नहीं है, काफी महंगी टेक्निक है, 1.25 लाख का खर्चा हो जाता है। इसलिए ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि जहां पे आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं वहां पर सफलता की दर यानी सक्सेस रेट्स कैसे हैं, क्योंकि सक्सेस रेट डिपेंड करता है डिफरेंट आईवीएफ सेंटर्स में। कहीं पर ये सक्सेस रेट 30 to 40% भी हो सकती है, कहीं पर 60, 70, 80% भी हो सकती है। तो ये सारी बातें पता करके ही आप किसी सेंटर पर अपना आईवीएफ स्टार्ट करें। दूसरी बात है कि ये भी पता करें कि वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो कितने अनुभवी हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है आईवीएफ की फील्ड में। इस बात को पता करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहां की जो आईवीएफ सेंटर है वहां की एम्ब्रियोलॉजी लैब कैसी है। एम्ब्रियोलॉजी लैब क्या वो सारे इंटरनेशनल मानदंडों का जो मानक है उसके क्या उनका सबका पालन करती है, क्या वहां पे सारी एडवांस टेक्निक्स जैसे कि लेजर, ब्लास्टोसिस्ट, पीजीएस, क्या ये सभी टेक्निक्स वहां पर अवेलेबल है, और वहां के एम्ब्रियोलॉजिस्ट यानी कि भ्रूण वैज्ञानिक कैसे हैं। अब ये लोग कौन होते हैं? एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो आपके स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके आपका एम्ब्रियो बनाता है। तो जितना अच्छी एम्ब्रियोलॉजी लैब है और जितना अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, आपका उतना ही बेटर क्वालिटी एम्ब्रियो बनेगा और उतना ही अच्छा सक्सेस रेट होगा। तो ये सारी बातों को पता करने के बाद ही आपको एक आईवीएफ सेंटर का चुनाव करना चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कई जगहों पे रूटीनली डे टू डे बेसिस पे आईवीएफ होता है, कई जगहों पे बैच आईवीएफ होता है। बैच आईवीएफ का क्या मतलब है कि एक साथ जब भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट जैसे रूटीनली वहां पर वर्क नहीं कर रहे होते हैं उन हॉस्पिटल्स में, कुछ दिनों के लिए आते हैं और उन्हीं दिनों में पेशेंट्स को इकट्ठा करके एक साथ आईवीएफ किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि डे टू डे आईवीएफ के मुकाबले बैच आईवीएफ की सक्सेस रेट्स कुछ कम रहते हैं। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि बेटर कि वहां से आईवीएफ कराया जाए जहां पे रूटीनली आईवीएफ होता हो। तो ये सारी बातें जो कि मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में बताई, इन सबको पता करने के बाद ही, पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप एक आईवीएफ सेंटर का चुनाव करें, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आईवीएफ की सफलता में। दूसरे ये तो हुए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब हम लोग बात करेंगे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, क्योंकि पेशेंट की खुद की कई चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। इनमें सबसे पहले तो एज, पेशेंट की एज क्या है,
क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक तो उनकी एग्स की क्वांटिटी, मतलब जो एग्स का नंबर है वो डिक्रीज होता है, साथ में एग्स की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी डिक्लाइन करती है। तो जितनी ज्यादा पेशेंट की एज होती है उनके आईवीएफ में सक्सेस रेट्स उतने ही ज्यादा डिक्रीज होते चले जाते हैं। इसलिए हमारी पेशेंट्स को हमेशा राय रहती है कि अगर शादी को कुछ साल हो गए हैं और आपने ओरल मेडिसिन मतलब खाने की दवाइयां ट्राई किया है, आपने आईयूआई की टेक्निक भी ट्राई कर लिया है, फिर भी सफलता नहीं मिली है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आप तुरंत ही एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में कंसल्ट करके अपना आईवीएफ कराएं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ महिलाएं जो जिनकी शादी लेट होती है, मतलब 35 प्लस एज में होती है, वो लोग बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। शादी को 6 महीने हो गए हैं और प्रेगनेंसी नहीं लग रही है तो उन्हें एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर में तुरंत ही कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये तो हुई एज की बात। इसके बाद थर्ड, स्पर्म फैक्टर। स्पर्म की क्वालिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आईवीएफ की सफलता में। जी हाँ, स्पर्म की क्वांटिटी मतलब कि कितना नंबर, कितने मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं, यही नहीं, स्पर्म की क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पर्म की क्वालिटी से मेरा मतलब है गुणवत्ता। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी आकार, मोटिलिटी यानी गतिशीलता, और वाइटैलिटी मतलब उनमें से जितने स्पर्म्स हैं उनमें से कितने जीवित हैं, ये सब चीजें देखते हैं। तो अगर स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है तो आईवीएफ की सफलता में काफी फर्क पड़ता है इस बात से। इसके अलावा हम लोग कई बार देखते हैं कि कई पुरुष ऐसे होते हैं, हमेशा उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बहुत अच्छी आती रहती है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन उसके बाद भी बार बार रिकरेंट या तो आईयूआई में बार बार फेलियर होता रहता है, या आईवीएफ में फेलियर होता रहता है, या प्रेगनेंसी लग जाती है फिर बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट जांच हम लोग करते हैं DFI यानी डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो शुक्राणु हैं उनका जो डीएनए है वो कहीं बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड या मतलब बहुत टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये पाया गया है कि अगर डीएनए बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड होता है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट काफी कम हो जाता है, मतलब मोर देन 30% अगर फ्रेगमेंटेड पाया जाता है तो सक्सेस रेट्स डिक्रीज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे कि जो अच्छे स्पर्म है मतलब जिनका अच्छा डीएनए है उनको सेपरेट किया जा सकता है और उन स्पर्म से जो है इक्सी किया करके आईवीएफ में सफलता की दर बढ़ाई जा सकती है। तो ये हुआ स्पर्म क्वालिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूट्राइन फैक्टर्स। यूट्राइन फैक्टर मतलब महिला की बच्चेदानी कैसी है। सबसे पहली बात कि कहीं बच्चेदानी में कोई विकार तो नहीं है, जैसे कि बायकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, डायडेल्फिक यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बच्चेदानी में गांठ हो सकती है जैसे कि फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो जो अनुभवी आईवीएफ विशेषज्ञ होते हैं इन फैक्टर्स को या तो एलिमिनेट करके या इनके इफेक्ट को डिक्रीज करने के बाद ही आईवीएफ की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है थिन एंडोमेट्रियम, मतलब जो बच्चेदानी की जो परत है वो बहुत पतली हो सकती है और देखा गया है कि अगर ये लेस देन 6 mm होती है तो आईवीएफ की सफलता की दर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? यूजुअली कभी बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, टीबी का इन्फेक्शन हुआ हो, या कभी कोई सफाई हुई हो महिला की, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऊपर की जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो बच्चेदानी की परत है उसकी, वो खराब हो जाती है, आपस में दोनों दीवारें चिपक जाती हैं। तो ऐसे में प्रेगनेंसी लगने में काफी दिक्कत आती है। तो ऐसे में अगेन कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक एडिशियोलिसिस करके फिर पीआरपी करके ही आगे बढ़ने से अगेन आईवीएफ की सफलता को बढ़ाया जा सकता है। तो यूट्राइन फैक्टर्स की मतलब महिला की बच्चेदानी कैसी है, ये भी एक बहुत क्रिटिकल चीज है आईवीएफ की सफलता में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होते हैं पेशेंट की जनरल फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स से मेरा मतलब है जैसे कि कहीं पेशेंट को बीपी तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, और शुगर की बीमारी तो नहीं है।
तो टीबी तो नहीं है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इनका एडिक्वेट कंट्रोल होने के बाद ही आईवीएफ की टेक्निक की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना अगेन आईवीएफ की सफलता की दर कम हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं आईवीएफ की सफलता में। अगर आप लोग इनफर्टिलिटी रिलेटेड मतलब निसंतानता से रिलेटेड कुछ भी हम लोगों से पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे आके डायरेक्टली सेंटर पे मिल सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।